हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित मेन टॉपिक को करा रहे हैं। आज हम लोग संविधान संशोधन के मुख्य संशोधनों को देखेंगे, जिसमें से प्रत्येक एग्जाम में किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या वनडे के एग्जाम, बिहार पुलिस का हो, रेलवे का हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम एक दो क्वेश्चन उसमें से आते ही हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन। जो भारत का संविधान है वो आपको ना तो लचीला है ना ही ज़्यादा कठोर है। भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, बीच का है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को ऐसा बनाया कि वो भविष्य में भी भविष्य के अनुरूप हो, तो भविष्य में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके। इसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन की अनुमति देता है संविधान। किसमें? खुद में, स्वयं में संशोधन करने की अनुमति देता है संविधान। ये कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकते हैं? भारत संविधान में संशोधन के प्रकार कितने प्रकार से किए जाते हैं? 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है भारत के संविधान में। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। इन संशोधन में संसद की दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत, मतलब आधे से ज़्यादा से पारित किया जा सकता है। ऐसे संशोधनों में जो शामिल है कुछ मुख्य बताते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या, जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या है उसमें संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसका क्षेत्र बदलना हो, उसकी सीमा बदलनी हो, तो वो जो संशोधन किया जाता है वो आपको संविधान संशोधन का साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। उसमें क्या होगा? जिसमें दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की संख्या और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के एक आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसे साधारण बहुमत कहा जाता है। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें क्या होता है? इन संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान, देखिए यहाँ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है? इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन करना हो, सरकार की संरचना में परिवर्तन करने के लिए संशोधन करना हो, उन सब के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब तीसरा है नेक्स्ट, आधे राज्यों के समर्थन के साथ विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें क्या होता है? विशेष बहुमत आवश्यक होता है, साथ में जितने भी राज्य हैं उनके आगे से ज़्यादा उसका समर्थन करें। देखते हैं, इन संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कितना? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के आधे सदस्यों का अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभा इसका समर्थन करे। जैसे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने के लिए संशोधन, या राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन करने के लिए संशोधन करना हो। इसमें क्या होता है? अगर इसमें राज्य भी प्रभावित होते हैं संशोधन के द्वारा, उनमें आपको इस संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन सा है और उसके अंदर क्या क्या किया गया है, कब हुआ था संशोधन। चलिए पहला संशोधन देखते हैं। प्रथम संशोधन
अधिनियम ये कब हुआ था? 1951 में हुआ, 1951 में। इसमें क्या हुआ? कानूनों की सुरक्षा, संपदा के अधिग्रहण आदि के लिए प्रावधान किया गया। किसमें? आपको प्रथम संशोधन में। इसके अलावा भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा, क्या है? जो भूमि सुधार और इससे संबंधित जो कानून है उनको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? जब हमारा संविधान बना था तो केवल 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची आपको 1951 में जोड़ा गया था, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु जो राज्य थे उनको सशक्त बनाना था। किस संशोधन के द्वारा? प्रथम संशोधन 1951 के। अब अगला संशोधन देखते हैं। दूसरा संशोधन अधिनियम 1952 में है। कब है? 1952 में। इसमें क्या करेंगे? इसमें लोकसभा के प्रतिनिधित्व के पैमाने को, जो लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है उसके पैमाने का पुनः समायोजन किया गया, जिसके तहत एक MP या एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसमें क्या गया कि 7.5 लाख से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व एक MP करेगा। चलिए अगला संशोधन देखते हैं। अगला संशोधन मुख्य संशोधन है वो 7वां संशोधन अधिनियम 1956। इसमें क्या किया गया? राज्यों के मौजूदा वर्गीकरण को 4 श्रेणियों अर्थात भाग 1, भाग B, भाग C और भाग D राज्यों में समाप्त कर दिया गया। तो पहले वर्गीकरण किया गया था 4 भागों में, उनको समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। पहले क्या था? राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, A, B, C, D, उनको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। और क्या है? और इसमें उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें कहा गया कि जो उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय इसमें क्या है 2 से अधिक राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, कार्य देखेंगे। उसके अलावा जो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है उसको केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया, विस्तार किया गया। उसके अलावा इसमें उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। क्या कहें? उच्च न्यायालय में अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये आपको 7वां संविधान संशोधन करते हैं। उसके अलावा द्वितीय अनुसूची का संशोधन किया गया है। इसके अलावा संविधान की 7वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण से संबंधित सूचियों में संशोधन किया गया। किस संशोधन के द्वारा? 7वां संशोधन 1956। कब है? 7वां संशोधन 1956 के द्वारा। अगला संशोधन है जो प्रमुख है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। कब किया गया? 10वां संविधान संशोधन 1961 में। इसमें क्या किया गया? इसमें आपको दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करना, ताकि राष्ट्रपति को क्षेत्र की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाया जा सके। क्या किया गया? 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रपति को इस क्षेत्र में शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने में सक्षम हो सके। अगला संशोधन देखते हैं। अगला संशोधन 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसमें क्या किया गया? इसमें उच्च न्यायालयों को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को यहाँ तक कि अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया।
अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालयों को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को यहाँ तक कि अपने क्षेत्रीय अधिकार से परे जाकर रिट जारी करने का अधिकार दिया गया उच्च न्यायालय को। यदि वाद का कारण उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ, अगर वाद का कारण उनके जो क्षेत्रीय सीमा है उसके भीतर उत्पन्न हुआ तो वो रिट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। इसके अलावा अनुच्छेद 297, 311 और 316 में संशोधन किया गया आपको 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। जो 15वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपको सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी न्यायालय में उनको कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा एक उच्च न्यायालय से दूसरी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने वाले न्यायाधीशों को प्रतिपूरक भत्ता प्रदान किया गया इसमें। इसके अलावा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना। किसमें? 15वां संविधान संशोधन हुआ। अगला देखते हैं संविधान संशोधन। ये है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया था 24वां संविधान संशोधन। इसमें देखते हैं क्या किया गया। इसमें मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग संशोधित करने की संसद की शक्ति का पुष्टि किया गया। इसमें 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ। इसमें और राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। जो 24वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ये अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन को मंजूर करेंगे। इसके अलावा इस अधिनियम का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 13 में संशोधन करना है ताकि यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू न हो। क्या है? अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि न्यायिक नामावलोकन की शक्ति दी गई है, तो उसी को कम करने के लिए ये संशोधन किया गया था। इसी संशोधन के बाद केशवानंद भारती वाद 1973 में कौन सा? केशवानंद भारती वाद 1973 में मूलभूत सिद्धांत का प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद ये कहा गया कि मूलभूत सिद्धांत में कि संसद को 368 के अंतर्गत संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संविधान के मूलभूत सिद्धांत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ था, उसके बाद केशवानंद भारती वाद में 1973 में मूलभूत सिद्धांत लाया गया। चलिए अगला संशोधन देखते हैं। अगला संशोधन है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस संशोधन में क्या किया गया? नए अनुच्छेद 31C का परिचय कराया गया। 31C नया अनुच्छेद लाया गया। संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। क्या है कि जो राजनीति निर्देशक सिद्धांत है, कभी कभी मूल अधिकार है, दोनों
एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मूल अधिकार जो है उसको आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं, उसके लिए रिट दायर होता है, उसके अंतर्गत वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। लेकिन जो राजनीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो क्या होता है कि इसके लिए ये जो मूलभूत राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू करने के लिए जो उसके मार्ग में बाधाएं आ रही थी उसको समाप्त करने के लिए 25वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया था। इस अधिनियम में संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया? आपको 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। चलिए अगला संशोधन देखते हैं, 26वां संशोधन अधिनियम 1971। इसमें क्या किया गया? इसमें अनुच्छेद 291 और 362 को खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 291 और 362 का लोप किया गया तथा नया अनुच्छेद 363 का को इसमें शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्त कर दी गई जाएगी तथा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। जो रियासतें थी उनको जो मिलने वाले जो उनको मिल रहा था प्रिवी पर्स, उनको समाप्त करने के लिए यह संविधान संशोधन अधिनियम 26वां लाया गया था 1971 में, जिसमें कि रियासतों के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा और अनुच्छेद 291 और 362 को समाप्त किया गया और उनके जगह पर 363 लाया गया। चलिए अगला संशोधन देखते हैं। अगला संशोधन है 34वां संशोधन अधिनियम 1974। कौन सा? 34th। इस संशोधन अधिनियम में संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों को शामिल करने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा इस अधिनियम में विभिन्न राज्यों के 20 से अधिक भूमि स्वामित्व और भूमि सुधार अधिनियमों को भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अर्थात ये है कि 9वीं अनुसूची में जिसको शामिल किया जाता है उसको न्यायिक समीक्षा से परे रखा जाता है। चलिए अगला संशोधन देखते हैं। अगला संशोधन है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। संविधान का 38वां संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239B, 352, 356, 359 और 360 में संशोधन करने का प्रयास करता है। किसमें 123, 213, 239B, 352, 356, 359 और 360 में। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति ने आपातकाल को गैर न्यायसंगत घोषित कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा अध्यादेश जारी करना और करना गैर न्यायसंगत बना दिया गया। किसके अंतर्गत? 38वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया। किसको? राष्ट्रपति को। चलिए अगला संशोधन देखते हैं। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इस 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में देखिए पहला देखते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन सा? 3 नए शब्द। पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जिन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। किस संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा
इसमें नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य को आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। एक नया भाग बनाया गया 4A जो आपको मूल कर्तव्य से संबंधित है। जो मूल कर्तव्य है ये आपको स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था इसको। ये आपको रशिया जो सोवियत रूस था, सोवियत संघ, वहाँ के संविधान से ये प्रेरित है, वहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति अपना कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा। ये आपको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया गया। आपको कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। जैसे कैट हो गया, NGT हो गया, नेशनल गेम ट्रिब्यूनल, ये सब आपको इसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया जो आपको 14A है। कौन सा? 14A। इसके अलावा 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या का रखरखाव किया गया। इसके आगे और देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया था। संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच से परे किए गए। इस संशोधन द्वारा जो संवैधानिक संशोधन है उनको न्यायिक जांच से परे रखा गया। इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा जो लोकसभा और विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इसके अलावा इसमें जब तक कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता तब तक निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अदालतों द्वारा अवैध नहीं माना जा सकता। क्या कहा गया? जब तक कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता तब तक राज्य निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले जो भी कानून बनाए गए हैं वो अदालतों द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राजनीति के 3 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए। राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में 3 नए सिद्धांत जोड़े गए, अर्थात सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। इसके अलावा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीव का संरक्षण, ये आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह गया इसमें। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सुगम बनाया गया। इसके अलावा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर किया गया था। इसके अलावा शिक्षा, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, मापतौल और न्याय प्रशासन, संविधान तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के संगठन सहित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कौन कौन सा? शिक्षा, वन पशु और पक्षी संरक्षण, मापतोल और न्याय प्रशासन, संविधान तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के संगठन सहित 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए। राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची 3 सूची होती है जिनमें केंद्र और राज्यों के कार्यों को बांटा गया, विषयों को बांटा गया है। समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं।
और इसमें लास्ट था अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की गई आपको 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। चलिए अगला संशोधन देखते हैं। यह है 44वां संशोधन अधिनियम 1978। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियां बहाल कर दी गई। जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई थी उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा बहाल कर दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आपको 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, जो पहले आंतरिक अशांति शब्द था उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। बशर्ते कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। जो अनुच्छेद 20 और 21 है जिसमें मौलिक अधिकार है उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये आपको 44वें संविधान संशोधन द्वारा में वर्णित किया गया है। इसके अलावा देखते हैं अगला संशोधन। यह है 51वां संशोधन अधिनियम 1984। इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के साथ साथ मेघालय और नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों की आरक्षण का प्रावधान किया। क्या क्या क्या? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के साथ साथ मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभाओं में भी सीटों का प्रावधान किया गया। जिसके लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए ये आपको 51वां संविधान संशोधन 1984 द्वारा। अगला संशोधन देखते हैं। यह है 52 संशोधन अधिनियम 1985। ये आपको दल बदल से संबंधित है। इस संशोधन अधिनियम को दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? दल बदल विरोधी कानून के रूप में। ये आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 है। इस अधिनियम में संसद सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया था। राज्य विधानसभाओं में दल बदल के आधार पर। इसके अलावा इस संबंध में विवरण सहित एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा? 10वीं अनुसूची आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। चलिए अगला संशोधन देखते हैं। ये है 61वां संशोधन अधिनियम 1989। 1989 में 61वां संविधान संशोधन लागू किया गया। ये है आपको लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान करने की आयु से संबंधित। ये आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 में आपको मतदान करने की जो आयु 21 वर्ष थी उसे कम करके 18 वर्ष कर दी गई। चलिए नेक्स्ट संशोधन देखते हैं। अगला है 65वां संशोधन अधिनियम 1990। इसमें क्या किया गया? इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर पहले क्या था? विशेष अधिकारी होते थे। उनके जगह पर राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना की गई। आपको 65वां संविधान संशोधन 1990 में। पहले SC ST के लिए एक विशेष अधिकारी होते थे, उनको उस जगह को हटाकर
अब एक आयोग की स्थापना की गई आपको 65वां संविधान संशोधन 1990 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, जो कि आपको दिल्ली राज्य से संबंधित है। इसमें आपको 239 ए अनुच्छेद आर्टिकल जोड़ा गया है। इसमें क्या है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया आपको 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये आपको पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, कौन सा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया। इसके अलावा पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 कितना 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज। इसके अगला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये आपकी नगरपालिका से संबंधित है, शहरी स्थानीय निकायों से। इस अधिनियम में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। कौन सा 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 था वो आपको पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था, और 74वां शहरी स्थानीय निकाय। इस प्रायोजन के लिए संशोधन में नगरपालिकाएं नामक एक नया भाग 9A जोड़ा गया। कौन सा 9A, एक नई 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आपको पंचायत से संबंधित है, 12वीं अनुसूची आपको नगरपालिका से संबंधित है, जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए। 18 कार्य शामिल किए गए थे 12वीं अनुसूची में, जो कि आपको नगरपालिका से संबंधित है। चलिए अगला संशोधन देखते हैं। यह है 76वां संशोधन अधिनियम 1994। इस अधिनियम में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 भी शामिल है, जो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में 69% सीटों, राज्य सेवाओं में 9वीं अनुसूची में पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें क्या है, तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को शामिल किया गया था, जिसमें कि न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में 69% 69% सीटों और राज्य सेवाओं में 9वीं अनुसूची के पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसी को ओवरऑल करने के लिए ये आपको लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 1995 में 77वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। ये आपको अनुसूचित जाति और जनजातियों 1955 से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठा रही है। इसमें क्या, इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था आपको
77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया गया। चलिए अगला देखते हैं। 80 संशोधन अधिनियम 2000 एडिट। इसमें क्या किया गया, संघ और राज्य के बीच करों टैक्स के बंटवारे के लिए राजस्व के हस्तांतरण की एक वैकल्पिक योजना लागू की गई। टैक्स के बंटवारे के लिए राजस्व जो हस्तांतरित किया जाता है उसकी एक वैकल्पिक योजना लागू की गई इस संशोधन के द्वारा। अगला देखते हैं नेक्स्ट 85वां संशोधन अधिनियम 2001 85। इसमें किया गया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 86 संशोधन अधिनियम 2002। ये आपको प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य जो स्टेट है, सरकार है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। जो राज्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया और अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या संरक्षक है, उनका कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों या प्रतिपालक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। जो 86वां संविधान संशोधन है, जो कि आपको 2002 में लाया गया था, ये आपको प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, जिसमें कि आपको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया 21A। उसके अलावा आपको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया। उसके अलावा आपको एक नए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें कि जो अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, उनके लिए कर्तव्य शामिल किया गया है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये आपको दल बदलुओं के सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए रोकने के लिए तथा दल बदल विरोधी कानून को मजबूती बनाने के लिए किया गया था। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद का आकार है उसको सीमित किया गया, उसको 15% किया गया आपको 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की आकार को सीमित कर दिया गया, जिसके द्वारा आपको 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। इसके अलावा इसमें दल बदलुओं को सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोका गया और दल बदलू विरोधी कानून को मजबूत बनाया गया आपको इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया आपको 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। अब है 97वां संशोधन अधिनियम 2012। इस संशोधन में सहकारी समितियां उनको संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया आपको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा।
अगला है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक नए निकाय से प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये आपको जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कोलेजियम का था, उसको समाप्त करने के लिए लाया गया था। हालांकि जो ये संशोधन किया गया था उसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। नतीजन पहले की कोलेजियम प्रणाली लागू है। किस आधार पर? क्योंकि ये संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है ये संशोधन, इसलिए इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100वां 100 संशोधन अधिनियम 2015। इस अधिनियम में ये अधिनियम आपको लाया गया था भारत और बांग्लादेश जो है उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया था। उसके लिए इस अधिनियम ने भारत के संविधान में संशोधन किया ताकि भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण प्रभावी हो सके। जो 100th अमेंडमेंट हुआ था ये आपको भारत और बांग्लादेश द्वारा जो समझौता किया गया था कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान का, उसके लिए लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 101 संशोधन अधिनियम 2016, 101वां संशोधन अधिनियम 2016। ये आपको जीएसटी के लिए लाया गया। इसके लिए जीएसटी के लिए गुड एंड सर्विस टैक्स। इसमें भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लिए लाया गया था। यह संशोधन संसद और राज्यों द्वारा पारित किया गया तथा 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। ये आपको आधे राज्यों के अनुसमर्थन और विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया गया था। ये जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था। इसमें जीएसटी जो है आपको केंद्र और राज्यों दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 102 संशोधन अधिनियम 2018। ये आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। किसको? जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा आपको 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 2018 में हुआ था वो देता है। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जाति आयोग को पिछड़े वर्गों से संबंधित कार्यों से मुक्त कर दिया गया। पहले जो अनुसूचित जाति आयोग था वो देखता था, उसको मुक्त कर दिया गया। अब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको दे दिया गया। इसने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार भी दिया। इसको राष्ट्रपति को अर्थात केंद्र सरकार। चलिए अगला देखते हैं संशोधन। ये है 103 संशोधन अधिनियम 2019। ये आपको EWS से संबंधित है। EWS से संबंधित है जिसमें कि EWS वर्ग में आने वाले लोगों को 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था 2019 में। राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। आपको 103वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें EWS श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए EWS प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने के लिए कुछ वर्गों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर और निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल थे, जिन्हें राज्य द्वारा
सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त 10% तक का यह अतिरिक्त आरक्षण पहले से किए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा। जो पहले से आरक्षण 50% था उसके अलावा ये 10% EWS को दिया गया। 103 संविधान संशोधन हुआ जो कि 2019 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 104 संशोधन अधिनियम 2020। 2020 में लाया गया था। ये आपको लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों की सीट थे उनकी समाप्ति की समय सीमा थी उसे 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। कौन सा संशोधन द्वारा? 104 संशोधन द्वारा, 104 संशोधन द्वारा हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है जो महत्वपूर्ण है 105वां संशोधन अधिनियम 2020। ये आपको इसने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल कर दिया। इसके अलावा ये जो संशोधन हुआ ये 15 अगस्त 2021 से प्रभावी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम देखते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है 106वां संशोधन अधिनियम 2020। ये आपको महिला आरक्षण से संबंधित है। इसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जो 106वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 कितना 1/3 सीटें आरक्षित करता है। यह संशोधन सितंबर 2023 में पारित किया गया। कब? 2023 में, सितंबर 2023 में पारित किया गया तथा 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण संशोधन जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।